नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सबका इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। साथियों, रीट 2021 हेतु मनोविज्ञान का गोल्डन पेपर नंबर 14 लेकर आया हूं। इसके पहले मैंने हिंदी का गोल्डन पेपर नंबर 13 अपलोड कर दिया है। पूरे ही 30 प्रश्न उस वीडियो में देखने को मिल जाएंगे। हिंदी का गोल्डन पेपर नंबर 13, यहाँ पर मनोविज्ञान का गोल्डन पेपर 14 हल करेंगे, जिसमें बहुत ही शानदार क्वेश्चन दोनों लेवल के लिए और कोई सी भी शिक्षक भर्ती हो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी रहने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देख करके जाइएगा, अच्छी तरह समझते हुए प्रश्नों को हल करेंगे। तो प्रश्न संख्या 1 पे आते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके, व्यवहार में कमी के लिए सुखद उद्दीपक को हटाना कहलाता है। सकारात्मक प्रबलन, नकारात्मक प्रबलन, सकारात्मक दंड और नकारात्मक दंड। तो देखो, प्रश्न संख्या 1 में मैंने 2-4 दिन या 5-7 दिन पहले एक टेस्ट लिया था मनोविज्ञान का। उसमें भी ये चारों शब्द आपके विकल्प में थे, नकारात्मक, सकारात्मक, नकारात्मक, सकारात्मक, प्रबलन, प्रबलन, दंड और दंड। तो देखिएगा, मैंने वहाँ पर किया आपसे कहा था कि भाई व्यवहार में अगर आपको वृद्धि करना है तो वृद्धि हमेशा प्रबलन से की जाती है, और व्यवहार में कमी करना है तो कमी हमेशा दंड से की जाती है। अब देखो, यहाँ पर व्यवहार में कमी, ठीक है, व्यवहार में कमी के लिए अगर हम सुखद उद्दीपक को हटा देते हैं, सुखद उद्दीपक को हटा देते हैं तो उसको कहते हैं नकारात्मक दंड। यदि व्यवहार में कमी के लिए, ठीक है, व्यवहार में कमी के लिए अगर सुखद उद्दीपक को वहाँ पर ला देते हैं तो उसको कहते हैं सकारात्मक दंड। तो इस प्रकार यहाँ आपका चौथा विकल्प सही है साथियों, प्रश्न संख्या 1 में। नेक्स्ट आते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। तो आपके दूसरे क्वेश्चन को देखेंगे। प्रश्न संख्या 2 है आपके, स्मिथ ने शिक्षण की त्रिध्रुवीय प्रक्रिया में कार्यवाहक माना है। अभिभावक को, शिक्षक को, शिक्षार्थी को और पाठ्यक्रम को। तो स्मिथ के अनुसार आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है कि भाई स्मिथ ने शिक्षण की जो त्रिध्रुवीय प्रक्रिया उन्होंने बताई है, उसमें त्रिध्रुवीय कौन कौन सी, एक तो शिक्षक, एक शिक्षार्थी और एक पाठ्यक्रम। तो यहाँ पर हमारे एक विकल्प तो बाहर निकल जाता है, अभिभावक वाला। अब यहाँ पहला तो निकल गया, दूसरा, तीसरा या चौथा, कौन सा विकल्प आपके शेष जो बचे हुए हैं उनमें से कार्यवाहक पक्ष के अंतर्गत आता है साथियों। तो देखो, शिक्षक को यहाँ पर कार्यवाहक पक्ष माना गया है, कार्यवाहक। विद्यार्थी को यहाँ पर आश्रित चर माना गया है साथियों, और पाठ्यक्रम को स्वतंत्र चर माना गया है। ठीक है, इस प्रकार से इन चरों को अच्छी तरह से याद रख लेना है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3 पे आते हैं। तो चलिए आते हैं प्रश्न संख्या 3 पर। देखो, तीसरा क्वेश्चन आपके पूछ रहा है ये, गिलफोर्ड के प्रतिदर्श में निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्पाद है। मूल्यांकन, संज्ञान, रूपांतरण और प्रतीक। तो जो गिलफोर्ड ने बुद्धि का संक्रिय उत्पाद का सिद्धांत दिया है, जिसको और भी अन्य कई नामों से जाना जाता है, उसमें 3 चीज़ें बताई है। एक तो बताया है विषय वस्तु, एक बताया इन्होंने संक्रिया, और एक बताया इन्होंने उत्पादन। ठीक है, इस प्रकार से ये 3 चीज़ें इन्होंने बताई है। अब जो यहाँ पर उत्पाद है, उत्पादन या उत्पाद है, प्रोडक्ट जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में, तो उसका संबंध दिए गए ये जो 4 विकल्प है इनमें से किसका है साथियों। तो देखो, गिलफोर्ड का जो उत्पाद का जो संबंध है वो रूपांतरण से है। रूपांतरण किसके अंतर्गत आता है, उत्पाद के अंतर्गत आता है साथियों। इनका बुद्धि का सिद्धांत सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत भी माना जाता है कई जगह। अब यहाँ पर देखिएगा, बुद्धि का जो गिलफोर्ड का सिद्धांत है, इसमें 120 कोष थे। कितने कोष थे, 120। हालांकि बाद में इनकी संख्या बढ़ी, 150 भी हुए, फिर बढ़ी 180 वर्तमान में माने जाते हैं। लेकिन बार बार एग्जाम में 120 ज़्यादातर पूछा जाता है। तो अगर 120 और 150 80 आए तो मेरे हिसाब से सारे सही मानने पड़ेंगे फिर एग्जामिनर को। बट 120 करोगे तो भाई हर बार एग्जाम में यही आ रहा है, यही पूछ रहा है, तो इसको करोगे तो ये ज़्यादा सही रहेगा। तो ये आपके रूपांतरण विकल्प नंबर 3 सही है प्रश्न संख्या 3 में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 पर। चौथा क्वेश्चन देखेंगे साथियों। आपके प्रश्न नंबर 4 है, बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की क्षमता है
यह परिभाषा किसकी है? वुडवर्थ की, मतलब ये परिभाषा वुडवर्थ ने दी है, टर्मन ने दी है, वुडरो ने दी है या रोज ने दी है? तो साथियों, बुद्धि को अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की क्षमता कहा गया है टर्मन के द्वारा। किसके द्वारा कहा गया है? टर्मन के द्वारा ही कहा गया है। ये अमूर्त विचार का मतलब क्या होता है? जिनको हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, उनका कोई रूप नहीं होता है साथियों। उन विचारों के बारे में जो सोचने की क्षमता है वही बुद्धि कहलाती है, ऐसा टर्मन का मानना था। तो विकल्प नंबर कौन सा सही है आपके? दूसरा विकल्प सही है प्रश्न नंबर 4 में। नेक्स्ट आते हैं प्रश्न नंबर 5 पर। सिगमंड फ्रायड के अनुसार मनोलैंगिक सिद्धांत में आवेगी का अर्थ क्या है? आवेगी एक शब्द आता है मनोलैंगिक सिद्धांत में, आवेगी, तो उसका अर्थ किससे लिया जाता है? गुदावस्था में सोच संबंधी प्रशिक्षण जो देते हैं उसको आवेगी कहते हैं। गुदावस्था में सोच संबंधी अत्यधिक कठोर प्रशिक्षण देते हैं उसको आवेगी कहते हैं। मौखिक अवस्था में अत्यधिक परितोषण होता है उसको आवेगी कहते हैं, या मौखिक अवस्था में न्यून परितोषण होता है उसको आवेगी कहते हैं। तो साथियों, 5वां क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन लग सकता है, हो सकता है पहली बार आपने पढ़ा हो, लेकिन इसका जो राइट आंसर रहेगा प्रश्न संख्या 5 में वो है आपके विकल्प नंबर 1। गुदा अवस्था में सोच संबंधी जो प्रशिक्षण दिया जाता है बालक को वही आवेगी कहलाता है। क्या कहलाता है? आवेगी कहलाता है साथियों। और जो गुदा अवस्था में है सोच संबंधी अत्यधिक कठोर प्रशिक्षण यदि हम देते हैं तो फिर हम उसको वाद्य के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? वाद्य के नाम से। तो यहाँ तो हम अगर जो अत्यधिक कठोर प्रशिक्षण पूछता तो वाद्य रहता है, लेकिन यहाँ देखो सोच संबंधी प्रशिक्षण आवेगी पूछा है, इसलिए सोच संबंधी नॉर्मल प्रशिक्षण। विकल्प नंबर आपका 1 सही है प्रश्न संख्या 5 में। तो चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 6 पर। 6ठा क्वेश्चन, शिक्षण में संपूर्ण उपागम की संस्तुति की जाती है क्योंकि इससे शिक्षक को दैनिक कार्य योजनाओं के निर्माण से मुक्ति मिल जाती है, अतिरिक्त बल प्रदान किया जाता है, यह शिक्षण को सार्थक दिशा निर्देश प्रदान करता है और यह परीक्षण कार्यक्रम को आदिम प्रभावी बनाता है। तो साथियों, प्रश्न संख्या 6 में राइट आंसर दीजिएगा। शिक्षण में संपूर्ण उपागम की संस्तुति क्यों दी जाती है? आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है। तो देख लीजिए प्रश्न नंबर 6 को राइट आंसर क्या रहेगा। देखो राइट आंसर है 6ठे क्वेश्चन में, यह शिक्षण को सार्थक दिशा निर्देश प्रदान करता है, इसलिए शिक्षण में संपूर्ण उपागम की संस्तुति की जाती है। विकल्प नंबर आपका 3 सही है प्रश्न संख्या 6 में। नेक्स्ट आते हैं प्रश्न नंबर 7 पर। तो चलिए 7वें क्वेश्चन की ओर। आपके 7वां क्वेश्चन, निर्धारित समय सीमा के बाद पुनर्बलन देना कहलाता है परिवर्ती अनुपात पुनर्बलन, परिवर्ती अंतराल पुनर्बलन, निर्धारित निश्चित अंतराल पुनर्बलन और निश्चित अंतराल पुनर्बलन। तो यदि आप निर्धारित समय सीमा के बाद में कोई चीज के लिए पुनर्बलन देते हो, कोई क्रिया करवाने के लिए, तो साथियों उसको हम निश्चित अंतराल पुनर्बलन कहेंगे। जबकि अगर आप निर्धारित निश्चित अंतराल की बात करो तो निर्धारित निश्चित अंतराल में निर्धारित समय संख्या और निर्धारित समय सीमा के बाद पुनर्बलन दिया जाता है। इसमें समय संख्या भी जुड़ जाता है तो फिर वो निर्धारित निश्चित अंतराल कहलाता है साथियों। इसलिए यहाँ तीसरा ना होकर फिर चौथा विकल्प ही आपके सही आंसर है प्रश्न संख्या 7 में। तो चलिए आते हैं अब हम प्रश्न नंबर 8 पर। 8वां प्रश्न, निम्न में से कौन सी मानसिक मंदता की विशेषता नहीं है? बुद्धिलब्धि का 25 से 70 के मध्य होना, धीमी गति से सीखना एवं दैनिक जीवन की क्रियाओं का न कर पाना, वातावरण के साथ अनुकूलन में कठिनाई आना और अंतर्वैयक्तिक संबंधों का कमजोर होना। तो बताएं इनमें से भाई कौन सी विशेषता आपको लगता है कि यार ये मानसिक मंदता की विशेषता नहीं है? तो प्रश्न संख्या 8 में जो आपके सही आंसर है साथियों वो रहेगा विकल्प नंबर 4, अंतर्वैयक्तिक संबंधों का कमजोर होना मानसिक मंदता की विशेषता नहीं होती है। क्योंकि साथियों अंतर्वैयक्तिक संबंध कमजोर तो एक जो सामान्य बालक है, एक जो प्रतिभाशाली बालक है उसके भी कमजोर हो सकते हैं। इसलिए आपका जो चौथा विकल्प है वही आपका राइट आंसर है प्रश्न नंबर 8 में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9 की ओर। तो चलिए 9वें क्वेश्चन की ओर। आपके प्रश्न संख्या 9,
मानव को दैवीय बनाने का कार्य फ्रायड का कौन सा व्यक्तित्व प्रकार करता है? इदम प्रकार, अहम प्रकार, परा अहम प्रकार और इनमें से सभी। तो देखो, मानव को पशु बनाने का कार्य तो इड का होता है, मतलब इदम का होता है। मानव को मानव बनाए रखने का कार्य अहम करता है साथियों, और मानव को दैवीय बनाने का कार्य पराअहम करता है, मतलब देवता यहाँ पर पराअहम बनाता है। तो विकल्प नंबर आपका जो 3 है प्रश्न संख्या 9 में, यही आपका राइट आंसर रहेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अब हम प्रश्न संख्या 10 पर। तो देख लेते हैं आपके 10वें प्रश्न को। व्यक्तिगत क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण का चयन कीजिए। विनय साइमन बुद्धि परीक्षण, टर्मन मेरिल बुद्धि परीक्षण, भाटिया बैटरी बुद्धि परीक्षण, स्टैनफोर्ड विनय बुद्धि परीक्षण। तो साथियों, व्यक्तिगत भी होना चाहिए और क्रियात्मक भी होना चाहिए। उस बुद्धि परीक्षण का नाम बताइएगा। देखो, राइट आंसर है 10वें क्वेश्चन में भाटिया बैटरी परीक्षण व्यक्तिगत क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण का उदाहरण है साथियों, क्योंकि भाटिया बैटरी परीक्षण में क्रिया करके बुद्धि का मापन, क्रिया करवा करके बुद्धि का मापन किया जाता है और एक बार में एक ही व्यक्ति पर प्रयोग करते हैं, इसलिए इसको व्यक्तिगत क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण के नाम से जाना जाता है। तो आपके थर्ड विकल्प प्रश्न संख्या 10 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 11 की ओर बढ़ेंगे। आपके 11वां क्वेश्चन है, थियमेटिक आत्मबोध परीक्षण का विकास किसके द्वारा किया गया? मॉर्गन एवं मुर्रे के द्वारा किया गया, हेंस आइंजैक के द्वारा किया गया, आरबी केटल के द्वारा किया गया और केंट रोजेनॉफ के द्वारा किया गया। तो मित्रों, प्रश्न नंबर 11 में जो राइट आंसर है उसका चयन कर लीजिएगा। 11वें क्वेश्चन में जो आपके सही आंसर आता है वो रहेगा थियमेटिक आत्मबोध परीक्षण। तो साथियों, TAT मतलब इसको टेट के नाम से भी जाना जाता है। इस परीक्षण का विकास मॉर्गन एवं मुर्रे के द्वारा किया गया था। विकल्प नंबर आपका 1 सही है 11वें क्वेश्चन में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 12 की ओर देखेंगे। तो चलिए देखते हैं आपके 12वें क्वेश्चन को। आपके प्रश्न संख्या 12 है मित्रों, ये देखिएगा। हेंस आइंजैक के अनुसार मानसिक रोग क्षीण एकाग्रता, क्षीण स्मृति, असतर्कता, क्रूरता जैसे लक्षण किस व्यक्तित्व में पाए जाते हैं? बहिर्मुखता, अंतर्मुखता, मनस्तापिता, सांवेगिक स्थिरता। देखो, हेंस आइंजैक ने अंतर्मुखता बहिर्मुखता तो बताया ही है, मनस्तापिता और सांवेगिक स्थिरता भी साथियों इनके द्वारा ही बताया गया है। तो जो लोग मानसिक रोग से ग्रसित होते हैं, क्षीण एकाग्रता मतलब थोड़े समय के लिए एकाग्र रह सकते हैं, क्षीण स्मृति बहुत कम याद रहता है उनको, असतर्कता किसी भी चीज़ के प्रति सतर्क नहीं होते हैं, और क्रूरता मतलब ज़्यादा गुस्सैल होते हैं। तो साथियों, ऐसे जो व्यक्ति होते हैं उनमें मनस्तापिता का व्यक्तित्व पाया जाता है। कौन सा? मनस्तापिता प्रकार का। विकल्प नंबर आपका 3 सही है प्रश्न 12 में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे अब हम प्रश्न संख्या 13 की ओर। तो चलिए बढ़ते हैं अब हम प्रश्न नंबर 13 पर। 13वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने यह विचार व्यक्त किया कि भाषा का विकास यौन परिपक्वता की तरह होता है? कार्ल रोजर्स ने, शेक्स ने, स्किनर ने और वाइगोस्की ने। तो देखो, ये जो क्वेश्चन है भाषा विकास से संबंधित है। अब यहाँ पर एक और नाम चलता है भाषा विकास में, नोम चोम्स्की, लेकिन नोम चोम्स्की तो विकल्प में ही नहीं है। तो फिर उसके बाद में नाम आता है वाइगोस्की का। तो साथियों, ये जो विचार व्यक्त किया गया है ये वाइगोस्की के द्वारा किया गया है कि भाई भाषा का विकास यौन परिपक्वता की तरह होता है। जैसे यौन परिपक्वता ऑटोमेटिक होता है कि नहीं होता है? एक छोटा बालक के धीरे धीरे बड़ा होगा तो वो शारीरिक रूप से बिल्कुल मजबूत हो जाता है, यौन परिपक्वता का गुण उसमें आ जाता है साथियों। तो वहाँ पर यौन परिपक्व जैसे वो होता है उसी प्रकार भाषा का विकास भी होता है ऑटोमेटिक ही। तो विकल्प नंबर आपका 4 सही है प्रश्न नंबर 13 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 14 पे आते हैं। तो आपके प्रश्न संख्या 14, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? वृद्धि एक जैविक प्रक्रिया है, शिक्षण एक लक्ष्य उन्मुख प्रक्रिया है, अधिगम जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है, विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया है। तो साथियों, कौन सा कथन सत्य नहीं है? विकल्प नंबर देखो 1, वृद्धि जैविक प्रक्रिया बिल्कुल मानी जाती है वृद्धि को। शिक्षण को एक लक्ष्य उन्मुख प्रक्रिया माना जाता है, मतलब लक्ष्य उन्मुख मतलब लक्ष्य की ओर ले जाने वाली। अधिगम जीवन भर चलता रहता है, ये भी बिल्कुल सही बात है साथियों, लेकिन
विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया नहीं होती है, विकास तो गुणात्मक होती है, गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों होती है हालांकि, लेकिन गुणात्मक आना चाहिए अगर एक ही आ रहा है, नहीं तो दोनों आना चाहिए। इसलिए आपके जो चौथा विकल्प है ये कथन सत्य नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 15 पर। मात्रात्मक प्रक्रिया तो वृद्धि होती है साथियों। तो चलिए देख लेते हैं आपके प्रश्न संख्या 15 को। आपके 15वां क्वेश्चन है, उच्च उपलब्धि आवश्यकता वाले व्यक्ति कठिन कार्य को पहले क्यों छोड़ देते हैं? आसानी से थक जाने के कारण, धैर्य की कमी के कारण, उच्च दुश्चिंता होने के कारण और दक्षता की उच्च आवश्यकता के कारण। तो भाई देखो, जो उच्च उपलब्धि जिन व्यक्तियों में पाई जाती है तो उनके सामने जब ऐसा कठिन कार्य आ जाए जिनको वो कर ही नहीं सकते तो शुरुआत में उस कार्य को छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि साथियों दक्षता की उच्च आवश्यकता के कारण ऐसा होता है, उसमें उच्च दक्षता की आवश्यकता होती है। अब यहाँ पर देखो, वो कार्य को छोड़ने के पीछे एक रीज़न ये भी होता है कि भाई जो उच्च उपलब्धि वाले आवश्यकता वाले जो व्यक्ति है वो असफल नहीं होना चाहते हैं और उनको पता है कि काम बहुत कठिन है, असफल होने के चांस बहुत ज़्यादा है, इसलिए वो उस कार्य को करते ही नहीं है क्योंकि उनको असफलता से दूर रहना होता है। इसलिए आपके चौथा विकल्प सही है प्रश्न नंबर 15 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 16 पे आते हैं। तो देखते हैं आपके प्रश्न नंबर 16 को। सीखने के वक्र सीखने की प्रगति के सूचक है, सीखने की मौलिकता के सूचक है, सीखने के गत्यात्मक स्वरूप के सूचक है और सीखने की रचनात्मकता के सूचक है। तो साथियों सीखने के वक्र कल ही मैंने आपको पढ़ाए थे, परसों पढ़ाए थे कि भाई कौन कौन से वक्र होते हैं, सारे ही वक्र आपको बता दिए थे। तो उसमें एक चीज़ कि भाई किसी में कम सीख रहा है, ज़्यादा सीख रहा है, कभी सीखने में पठार आ रहा है, कभी क्या हो रहा है। तो साथियों इस प्रकार से वो हमें बताते हैं कि आखिर किस स्पीड से और कैसे सीखा जा रहा है। तो सीखने के जो वक्र हैं ये सीखने की प्रगति के सूचक माने जाते हैं। विकल्प नंबर आपका एक सही है 16वें क्वेश्चन में। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 17 को। तो आपके प्रश्न संख्या 17 पे है साथियों, अंतर्नोद के बारे में क्या सही नहीं है? यह आंतरिक दशा है, तनाव से उद्वेलित होता है, अंतर्निहित आवश्यकता है और बाह्य उद्दीपकों से निर्देशित होता है। तो बताइए इनमें से अंतर्नोद के बारे में आपको क्या सही नहीं लग रहा है? प्रश्न नंबर 17 में जो राइट आंसर है साथियों, देखो आंतरिक दशा अंतर्नोद का ही एक हिस्सा है। तनाव से उद्वेलित होता है, अंतर्निहित आवश्यकता है, लेकिन बाह्य उद्दीपकों से निर्देशित नहीं होता है। तो विकल्प नंबर आपका जो 2 है, 2 क्या 4 है प्रश्न संख्या 17 में, वही आपका राइट आंसर है साथियों। बाह्य उद्दीपकों से निर्देशित अंतर्नोद नहीं होता है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 18 पर। यहाँ चौथा विकल्प सही है आपके 18वां क्वेश्चन। मंगोलिज्म होता है किशोर अपराध, मानसिक रोग, मंद बुद्धि और प्रतिभाशाली बालक। तो देखो मंगोलिज्म है, मंडोलिया है साथियों, ये जो प्रकार है ये मंद बुद्धि बालक के प्रकार होते हैं। किसके प्रकार होते हैं? मंद बुद्धि बालक के। प्रतिभाशाली, मानसिक रोग, किशोर अपराध, इनका ये उदाहरण नहीं है मंगोलिज्म, ये तो मंद बुद्धि बालकों के प्रकार होते हैं। थर्ड विकल्प आपके 18वें क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट तो साथियों नेक्स्ट 19वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपके 19वां क्वेश्चन, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के अधिकार का प्रावधान करता है? अनुच्छेद 21A, अनुच्छेद 20A, अनुच्छेद 21A और अनुच्छेद 32A। तो देखो शिक्षा के अधिकार का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A में किया गया है। कौन से में किया गया है? 21A में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, याद रखिएगा अच्छी तरह से। तो आपके थर्ड विकल्प प्रश्न नंबर 19 में सही है। अब 20 ही प्रश्न लेकर आया हूँ साथियों आज, क्योंकि कुछ टाइपिंग में कुछ दिक्कत आई थी, तो मतलब टाइपिंग नहीं हो पाई थी पूरे 30 प्रश्नों की, इसलिए 20 क्वेश्चन ही लेकर आया हूँ। तो आप आज 20 ही क्वेश्चन कर लीजिए साइकोलॉजी के। वैसे हिंदी के पूरे ही 30 डाले हैं मैंने, तो फिर भी आप कमेंट करके बताएं कि यहाँ पर 20 में से कितने क्वेश्चन आपके सही है। तो चलिए देखते हैं आज का अंतिम और 20वां क्वेश्चन। जिस प्रश्न पे भी आपको डाउट है तो उसके लिए आप कमेंट कर दें हमें, ठीक है? और हमें कमेंट करके ये भी बताएं कि वीडियो कैसा लगा। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। अधिगम के विभिन्न सिद्धांत व्याख्या करते हैं। अधिगम की उत्पन्न एवं व्यक्त होने की कौशल, अधिगम में बुद्धि के योगदान की प्रक्रिया का, संज्ञानात्मक अधिगम में व्यक्तित्व की भूमिका और अधिगम घटित होने में अभिप्रेरणा के महत्व का।
तो साथियों जो अधिगम के अलग अलग सिद्धांत है सभी ने पढ़ ही रखे होंगे। तो ये किसकी व्याख्या करते हैं? ये व्याख्या करते हैं कि अधिगम किस प्रकार से उत्पन्न होता है और किस प्रकार से उसको व्यक्त किया जाता है। प्रथम विकल्प आपके 20वें क्वेश्चन में सही है। तो आज का ये टेस्ट पूरा हुआ, कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं साथियों। तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।